हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो क्लास का जो हमारा करंट का जो टॉपिक रहने वाला है वह अरावली पर्वत की नई परिभाषा से संबंधित रहेगा। जैसा कि आपको पता हो, 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ के द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि अरावली का वो क्षेत्र जो 100 मीटर से कम ऊंचा रहेगा वो अरावली पर्वत श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस पे अपन बात करने वाले हैं कि इस डिसीजन को जब स्वीकार किया गया वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, तो इससे हमारे राजस्थान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो अरावली का जो क्षेत्र है वो अरावली श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या वहां माइनिंग बढ़ जाएगी? माइनिंग बढ़ेगी तो उससे हमारे प्रदेश में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, सारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं अरावली को संरक्षित करने के लिए। तो अपन बात करें सबसे पहले कि अरावली जो है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि अरावली जो है इसका जो निर्माण हुआ है, पढ़ चुके हम पहले, कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत। प्री कैम्ब्रियन युग में जो चर्नियन हलचल हुई थी, भूहलचल, उस समय अरावली का क्या निर्माण हुआ है। अरावली जो है वो विश्व की प्रमुख वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्रमुख वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखना। और वर्तमान रूप में, वर्तमान समय में इसका इरोजन हुआ है और ये अवशिष्ट रूप में हमें देखने को मिलती हैं। अभी प्रारंभ कहां से है? अरावली का जो प्रारंभ हमें देखने को मिलता है कहां से है? याद है आपको? जब अरावली की जब बात करते हैं हम, तो अरावली का जो प्रारंभ हम देखते हैं तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है ये, और दिल्ली में जो रायसीना हिल है वहां तक अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये पता है आप लोगों को कि अरावली जो है गुजरात के खेड़ ब्रह्म से स्टार्ट होती है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। यहां से यहां तक की टोटल कुल लंबाई हम जब देखते हैं इसकी, तो 692 किलोमीटर हमें इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। और अगर इसका विस्तार अगर हम बात करें तो कहां कहां देखने को मिलता है? तो गुजरात में, कितने राज्यों में? गुजरात में, राजस्थान में, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो 4 राज्यों के अंतर्गत जो है हमें अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। और राजस्थान की मैं बात करूंगा कि राजस्थान के अंतर्गत अरावली जो है 550 किलोमीटर पे फैली हुई है। लमसम 80% भाग जो है अरावली का राजस्थान से गुजरता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन जब ये आता है तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अरावली का अधिकांश भाग जो है हमारे राजस्थान से ही गुजर रहा है। आगे बात करें, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। ये सामान्य जानकारी हमने अरावली से संबंधित जानकारी ली है कि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है गुरु शिखर है। 1722 किलोमीटर जो है इसकी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखना आप लोग, 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो ये सामान्य जानकारी है, ये किससे संबंधित है? अरावली से संबंधित है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। हमारी चर्चा का विषय यह है कि 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की जो एक पीठ है उसने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक परिभाषा पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व वाली एक समिति के द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को
100 मीटर की ऊंचाई तक सीमित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात, अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को 100 मीटर की ऊंचाई तक सीमित कर दिया गया है, जिसके कारण 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी हिस्से, पहाड़ जो अरावली की जो श्रेणी की जो परिभाषा है उससे क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि अरावली की वे पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम ऊंचाई रखती हैं वह अरावली की नई परिभाषा से बाहर हो चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हों और यह दूसरी दोनों ओर सबसे निचली कंटूर लाइन की बाहरी सीमा के बिंदु से मापी जाए तो मिलकर अरावली रेंज बनाती हैं। जैसे अरावली की जो श्रृंखला है पर्वत की, अब कुछ क्षेत्र ऐसा गैप आ चुका है, लेकिन फिर यहां से वापस अरावली स्टार्ट हो चुकी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 500 मीटर अगर है तो इन दोनों हिस्सों को हम किसमें मानेंगे, अरावली रेंज के अंतर्गत इनको परिभाषित किया जाएगा। दोनों के बीच में कम से कम दूरी कितनी हो, 500 मीटर, तो इसे अरावली रेंज में ही शामिल किया जाएगा। अब इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे कि अरावली का जो 90% हिस्सा है वह अरावली की जो नई परिभाषा है उसकी सूची से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर होगा तो उसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अरावली जो है हमारे राजस्थान के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली जो है वो राजस्थान के मरुस्थल जो है उसको विस्तार को रोकती है, क्योंकि मरुस्थल हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है उत्तर पश्चिम भाग का वो किससे रुका हुआ है, अरावली से रुका हुआ है। यदि अरावली में माइनिंग की क्रिया होने लग जाएगी तो अरावली जो वैसे ही अवशिष्ट संरचना में विद्यमान है और ज्यादा अगर इसको नुकसान हुआ तो मरुस्थलीकरण का प्रसार हमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी की ओर देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारे अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अरावली जो है हमारे यहाँ जल विभाजक का काम भी करती हैं और अरावली से जो नदियां निकलती हैं, बारिश का जो पानी आता है उससे वाटर जो लेवल है वह शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र का वो पुनः भरित होता है। लेकिन यदि इस प्रकार की अगर गतिविधि देखी जाएगी तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्राकृतिक जल पुनः भरण में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। वहां का ग्राउंड वाटर जो होगा वो कम होने लग जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता में प्रचुर हानि हो जाएगी और खनन की जो गतिविधियां हैं वो प्रचुर रूप से और अनावश्यक रूप से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। ये समस्याएं हमारे सामने प्रबल रूप से आने वाली हैं। अब बात करें कि अरावली के संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो सबसे पहला जो प्रयास था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। याद है आपको कि मार्च 2023 के अंतर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जिसमें कहा गया कि अरावली जो है उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर का जो बफर एरिया है उसे हमें हरा भरा करना है। अरावली जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में जो 4 राज्यों में फैली हुई हैं। इस पर्वत श्रृंखला के लगभग 5 किलोमीटर के बफर जो क्षेत्र हैं, दोनों ओर का जो क्षेत्र है, जैसे ये अरावली हमारे यहां से गुजर रही है, इधर भी 5 किलोमीटर और इधर भी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दोनों ओर के एरिया को हरा भरा करना इस योजना का उद्देश्य है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का, ताकि यहाँ की जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, जैव विविधता बढ़े, मिट्टी की उर्वरता बढ़े, पानी की उपलब्धता बढ़े, जलवायु में सुधार हो। इस जो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य यही है कि 5 किलोमीटर का जो बफर एरिया है दोनों ओर का अरावली का, उसे हमें हरा भरा करना है ताकि मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन में सुधार हो सके। उसके बाद दूसरे प्रयास की बात करूंगा। मई 2025 में उदयपुर के अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का जो आयोजन हुआ था, उसके अंतर्गत जो है अरावली जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यशाला था, वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अरावली को पुनर्जीवित करने की जो रणनीति तैयार की गई थी उसमें विस्तृत हितधारक हैं, जो सामान्य जन हैं, उनके द्वारा जो दी गई जो सलाह है उस पर चर्चा की गई थी। तो याद रखना आप लोग, अरावली के संरक्षण के लिए एक तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है
और दूसरा है मई 2025 के अंतर्गत उदयपुर के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अरावली को पुनर्जीवित करने की जो चर्चाएं हैं, हितधारकों की जो सलाहें हैं, उस पर क्या की गई, विस्तृत चर्चा की गई है। जो हमारे मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हमारे भारत सरकार के भूपेंद्र यादव जी, उनकी अध्यक्षता में ये चर्चा हुई है। तो इस क्लास का उद्देश्य यही है कि हमें अरावली की जो नई परिभाषा है वो याद रखनी है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, वो जो क्षेत्र हैं, वो अरावली की नवीन परिभाषा से बाहर हैं। तो इनका होने वाला क्या है, सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी कि भाई इनमें माइनिंग होगी तो उसके लिए क्या नियम रहेंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है कि नई परिभाषा के अंतर्गत जो है वो कितनी जो मीटर की जो पहाड़ियां हैं उसे अरावली की श्रेणी में माना जाएगा। हम बता देंगे कि अरावली की 100 मीटर की ऊंचाई जो है उसको नई परिभाषा में सीमित कर दिया गया है, उसे ही हम अरावली मानेंगे। किसके अकॉर्डिंग, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग। मिलते हैं अगली क्लास में किस नए करंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए।